हाय हेलो नमस्ते राम राम राधे राधे। तो कैसे हो भाई? सभी अच्छे हो, बढ़िया हो? और मोदी जी यहाँ से है ना, गुजरात से, वहां पर एक कहावत है, केम छो मजामा, मजे में हो ना? तो भाई 2025 में जो बच्चे कक्षा 12वीं के पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सर हमारा सिलेबस कैसा रहेगा, सर किस तरीके से थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न ही बता दो, किस तरीके के टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, किस चीज़ की चीज़ें रहेंगी, सर वो चीज़ें हमें थोड़ा सा बता दो, जिससे कि हमारा जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो अभी हमने रिसेंटली 2024 वाले बच्चों की तैयारी कराई है, जो 2023 और 24 का जो बैच था ना वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 2025 का बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो बस अब आपके साथ मेहनत करेंगे, क्या हुआ, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन सभी बच्चों के साथ में जिन्होंने अभी तक अपने सिलेबस को जाना ही नहीं, क्योंकि अब उनको पता तो चले भाई पूरे साल उनको हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है ना? तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य और आपको सामान्य हिंदी, इन दोनों के ही सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, तुम्हें नहीं पता था क्या? कोई बात नहीं। जिन बच्चों के पास में मैथ और बायोलॉजी होती है उनके लिए सामान्य हिंदी सिलेबस वर्क करता है, मतलब कार्य करता है। और जिन बच्चों के पास में कॉमर्स, आर्ट साइड, ठीक है, ईटीसी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके पास में जो है साहित्य हिंदी वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है, ठीक है? तो आज सभी के लिए ये वीडियो है, एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? उससे पहले एक प्यारा सा थॉट हो जाए भाई, ठीक है, कि ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, ठीक है? खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है, ठीक है? जो इंसान, जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है वो कभी भी किसी भी फील्ड में नहीं चूकता, है ना? मतलब बहुत से आपने लोग देखे होंगे कि पैसा है, ठीक है, और नॉलेज भी है और अच्छा सब कुछ है, मार्केट बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस को आगे डेवलप नहीं कर पाते या अपने किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आप ही की तरह, जिनके पास में पढ़ने के लिए बहुत समय रहता है, पढ़ने के लिए बहुत फैसिलिटीज रहती हैं, लेकिन जब बात रिजल्ट की आती है, परिणाम की, तो वो क्या हो जाते हैं? शून्य। क्या हो जाते हैं? शून्य, यानी कि जीरो। तो सबके पास सब कुछ है, लेकिन कर पाता वही है जिसको खुद पर विश्वास होता है। यही बात हमको यहाँ समझाई गई है, ठीक है? तो चलिए बताता हूँ, सिलेबस ज्यादा बोर नहीं करूंगा। सामान्य हिंदी, जिन बच्चों के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो है, उनके लिए ये वाला सिलेबस काम करेगा। इसको देख लो, नोट कर लो। बाकी इस सिलेबस की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से क्लिक कर भी तुम देख लेना, ठीक है? चलिए, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्यमी विकास, शुक्लोत्तर। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से आपके सामने पेपर पैटर्न भी रहेगा और किस तरीके से टॉपिक आपके सामने पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, कौन कौन सी कहानी रहने वाली हैं, ठीक है? ये सब बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके सामने आएंगे, जो आपको इसमें करने हैं, पता किसके आएंगे? हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है? मतलब इन युगों से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, वो आपके सामने देखने को मिलेंगे। सेम इसी पैटर्न पर दूसरे नंबर पर है काव्य। गद्य और काव्य दोनों से ही 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 5-5 अंक मिल रहा है। प्रत्येक प्रश्न का वैल्यू, जो कीमत होती है, उसका 1 नंबर होता है, ठीक है? पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न लिखिए। जो गद्यांश और पद्यांश, अभी अगर आपने यूट्यूब पर मेरी क्लास देखी हो हिंदी की, तो मैं गद्यांश कराता हूँ, उन गद्यांश पढ़ाता हूँ, उसके नीचे जस्ट 5 प्रश्न देता हूँ। उसी तरीके का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो कि 10 अंक का आता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी टॉपिक सेम गद्यांश की तरह ही रहता है, ठीक है ना? फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां, और पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां या फिर रचनाएं, ठीक है? ये दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों ही 5-5 नंबर के, यानी किसी एक लेखक का और कवि का। जैसे कि लेखक मैं बात करूं मैं,
वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये 3 आगे लेखक के। इन तीनों में से आपको किसी एक का याद है, सपोज दैट आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का याद है, तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में लिख दीजिए, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कवि में। कवि में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। सपोज दैट आपको महादेवी वर्मा के बारे में याद है अच्छे से, साहित्यिक परिचय, तो उनके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, और उनकी रचनाओं के बारे में लिख दीजिए। निहार, रश्मि, नीरजा, ये तो उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में लिख दीजिए। आपको 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो 10 नंबर का टॉपिक आपके सामने इस तरीके से ये आएगा। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य लिखिए। ठीक है, और पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों को भी लिखिए। तो कहानी और खंड काव्य दोनों ही 5-5 नंबर का टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये टोटल जो आता है खंड काव्य से आता है, ये पूरे 50 अंक का रहता है। बाकी के 50 अंक में आपकी संस्कृत और व्याकरण आ जाती है, जिसको मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखो यहां पर ये यहां से हमारी खंड का स्टार्ट है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, अच्छे से समझा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। 2 नंबर का इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। इस तरीके से 7 नंबर का गद्य से आता है। सेम इसी पैटर्न पर संस्कृत में पद्य भी होता है। जैसे आपका हिंदी में गद्यांश और पद्यांश था, ऐसे ही यहाँ पर भी गद्यांश और श्लोक कह लो या पद्यांश कह लो। ठीक है, ये भी टॉपिक इसका 7 नंबर का ही आता है। तो 14 नंबर की इस तरीके से आपकी संस्कृत आती है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि संस्कृत सर कितने नंबर की आती है, संस्कृत का कितना टॉपिक रहने वाला है, तो देख लीजिए 14 नंबर की संस्कृत रहने वाली होती है आपकी। देखो एक बार याद रखना, आपका जो पेपर होता है ना, जो आपके टीचर्स होते हैं जो पेपर बनाते हैं, ठीक है, वो पेपर को 3 भागों में बांटते हैं। देखो 100% यानी कि 100 अंक का पेपर आता है। ठीक है, वो 100 अंक के पेपर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहे यार, फिर पेंस खत्म हो जाता है ना। चले, उसके बाद मुहावरे, अपठित गद्यांश पद्यांश, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि रस, छंद व अलंकार। ठीक है, और आपके जो है रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, है ना, ये सब आपके काव्य सौंदर्य में आ जाते हैं। ठीक है, और आपका फिर आता है पत्र लेखन, और उसके बाद में आता है आपका निबंध। ठीक है, ये आपके व्याकरण के टॉपिक होते हैं। मतलब टोटल 36 नंबर की आपकी व्याकरण आती है। 36 + 14 = 50, यानी कि 50 नंबर का आपका इस तरीके से ये खंड खा बनता है। ठीक है ना, ये 2-2 नंबर के टॉपिक होते हैं व्याकरण के। जो थोड़े लॉन्ग टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपका पत्र आता है 6 नंबर का, और जो निबंध होना है ना वो आपका 9 नंबर का आता है। ठीक है, ये आपका रहता है हिंदी, सॉरी सामान्य हिंदी का पेपर। ये रहता है आपका हिंदी के सामान्य हिंदी का पेपर रहता है। इस तरीके से आपके सामने टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूं आपको पेपर पैटर्न के बारे में। इसके बारे में पेपर पैटर्न के बारे में, सॉरी हाँ चलिए, ठीक है यार, अलग ही पंगा। चले कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो उनको माइंड नहीं करते। चलें आपको बताता हूं मैं आपके अब कैसे कैसे चैप्टर्स रहने वाले हैं, कितने कितने रहने वाले हैं और कौन उसके लेखक हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देख पा रहे हैं गद्यांश के बारे में मैंने बताया था सबसे पहले। तो आपके गद्य में रहेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा चैप्टर भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा चैप्टर आपका तेजस्वी मन के संपादित अंश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, एंड फोर्थ चैप्टर आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। एंड फिफ्थ चैप्टर आपका निंदा रस, जिसके लेखक हैं हरिशंकर। ठीक है, इस तरीके से आपके 6 चैप्टर रहने वाले हैं और 6 चैप्टर के आपके लेखक और कवि आपके सामने हैं। ठीक है, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिक्र मत। ठीक है, फिर आती है काव्य सौंदर्य की बात। ठीक है, तो इसमें पवन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु गीत, ठीक है, नौका विहार, बापू के प्रीत परिवर्तन गीत,
ठीक है। अभिनय मनुष्य पुरवा, यही आपका इसमें रहने वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ध्रुव, ये आपका इसमें रहने वाला है, पद्यांश में रहने वाला है। अब बारी आती है कहानियों की। अब बारी किसकी आती है? कहानियों की। तो काव्य साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित लिखित एक कहानी आएगी जिसका नाम है ध्रुव यात्रा। आगे और भी कहानी है इसमें, ठीक है। आगे कहानी इसमें फणीसनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट, शिवानी द्वारा लिखित लाठी और अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर। ये आपकी कहानियां रहने वाली हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको 5 नंबर का टॉपिक बताया था। उसके आगे 5 नंबर का टॉपिक मैंने आपको बताया था ना, खंड काव्य। खंड काव्य आपका इसमें से आएगा, ठीक है। ये अलग अलग शहर, अलग अलग जिलों से आता है, ठीक है। जैसे कि हम अलीगढ़ से हैं, ठीक है, अलीगढ़ हरिगढ़, हम यहाँ से हैं, तो हमारा जो यहाँ पर आता है वो आता है हमारा आलोक व्रत, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो आता है वो आता है आलोक व्रत खंड काव्य। अब आलोक व्रत खंड काव्य देखो, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, इन जगहों पर आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना चेक कर लेना भाई कि आपके जिले से कौन सा खंड काव्य आता है और उसी को तैयार कर लेना। अब बारी आती है संस्कृत की। सर आखिरकार संस्कृत में तो बताओ, संस्कृत में कितने चैप्टर रहने वाले हैं? व्याकरण में चलो समझ में आता, उसमें तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आप उसके बारे में तो बताओगे, लेकिन सर संस्कृत का जो चैप्टर्स है उसके बारे में बता दो। तो पहला चैप्टर रहेगा इसमें भोजोषधार्यम, दूसरा चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तीसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाएं महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, ठीक है। ये टोटल संस्कृत में आपके 7 चैप्टर होने वाले हैं। इन 7 चैप्टर्स में से ही आपका 14 नंबर का पेपर आएगा। 7 चैप्टर्स में से आपके इसका 14 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये था आपका सामान्य हिंदी का पेपर। अब आगे बताऊं मैं आपको साहित्य हिंदी, जो कॉमर्स वाले, आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए रहती है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें भाई, जिन भी बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी कर पाएं, अब आपने देख लिया होगा हिंदी का सिलेबस कितना ज़्यादा है, ठीक है। हिंदी की जो हमारी चैप्टर वाइज क्लासेज हैं या फिर अदर सब्जेक्ट की जितनी भी हमारी चैप्टर वाइज क्लासेज हैं, जो कि एक टारगेट के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे कि हमारा टारगेट रहता है हमेशा प्रत्येक बच्चे को 90+ स्कोर कराने का, उसके अकॉर्डिंग तो फिर हम बेटा बैच स्टार्ट कराते हैं। एक बैच है हमारा जिसका नाम है रैंकर बैच, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो बैच है हमारा रैंकर बैच, जिसका फी हमने 1499 रखा है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ सर 1499, बेटा बताता हूँ 1499 रुपये में क्या रहने वाला है। पहले तो 1499 रुपये में आप पूरे 1 ईयर के लिए तैयारी करोगे, यानी कि पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए चलो ठीक है सर 1499, अब ये तो बता दो कितने सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो बेटा सब्जेक्ट रहेंगे आपके ऑल सब्जेक्ट समझते हो ना, आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, ये सभी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इन सभी की सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कहाँ मिलेंगी? ऐप में। अगर बाय चांस कोई क्लास मिस कर दे तो, या फिर कोई टॉपिक है जिसको बार बार देखना है, दोबारा देखना है, तो उसको आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर देख सकते हो, वो पूरे साल वहाँ अपडेट रहती हैं। एंड जितना भी इन क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चाहे वो स्मार्ट नोट्स हो या फिर हैंड रिटन नोट्स हो या फिर बोर्ड नोट्स हो, यानी कि टीचर्स बोर्ड पर लिख कर पढ़ाए, ठीक है, तीनों ही रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऐप, इनके द्वारा आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बुक्स हमारी तरफ से रहेंगी, आपको बुक्स भी मार्केट से नहीं लेनी है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। और लास्ट टाइम पर आप जिनमें 400-500 रुपये खराब करते हो मॉडल पेपर लेने में, वो मॉडल पेपर भी हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंड बहुत से बच्चों को ये रहता है कि अगर 3 से 4 से 5 साल के प्रीवियस पेपर हम तैयार कर लें तो हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम 5 साल के PYP, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी बैच में टोटली। मतलब आपको बाहर से मार्केट से सिर्फ पेन और पेपर के अलावा कुछ भी नहीं खरीदना 1499 पे करने के बाद। बट बेटा ये बैच हम तभी देंगे आपको जब आप ये जो फी है पे करोगे। इसके साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि जितना हम आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे उतना ही आप लोग भी हमारे साथ मेहनत तब जाकर, ठीक है। बाकी इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 9058704381 90 58 70 43 81 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज
कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी नंबर दे रखा है। एंड जिन भी बच्चों को ये दिक्कत है कि सर ऐप नहीं मिल रहा है हमको, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो इतना सर्च करना, इस तरीके का लोगो लगा हुआ होगा ऐप पर, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। या फिर अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक लगी हुई है, क्लिक करो डिस्क्रिप्शन पर एंड लिंक लो, क्लिक करके चले आगे बताते हैं आपको साहित्य हिंदी के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। खंड का तो इसका बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है जैसे कि सामान्य हिंदी का था। ऑब्जेक्टिव गद्य एंड काव्य के, ठीक है। इसके बाद में आपका गद्यांश पद्यांश गद्य और काव्य के, उसके बाद में आपके साहित्यिक परिचय लेखक एंड कवि दोनों के, और उसके बाद में कहानी खंड काव्य, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी सेम ही रहने वाली हैं, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा 5 नंबर का ये चीज़ और ऐड हो जाता है कि जो आपके काव्य से रिलेटेड अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद खंड का में आपका संस्कृत रहता है, और उसके बाद इसमें पाठों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। और काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि आपके रस छंद अलंकार होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा चेंज रहता है, सभी रस रहते हैं। परिभाषा में उदाहरण लिखो, और अलंकार जैसे कि आपको मैंने उसमें भी बताया था, और दुआ छंद सोटा छंद, ठीक है। और आपका जो है श्रृंगार रस वीर रस, यही सब आपकी इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें जो अनेकार्थी शब्द वगैरह टॉपिक थे, वो चीज़ें इसमें से हट जाती हैं, उसकी जगह पर अदर चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। समास वगैरह ये आपके सब इसी में आते हैं, पत्र लेखन वगैरह ये सब इसमें सेम रहता है, निबंध भी इसमें रहते हैं, ओके। ये रहता है आपका, इसका सिलेबस रहता है हिंदी साहित्य का, ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट साइड से होते हैं। और बाकी सब इसमें आपका राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नर्सिंग होम में अशोक के फूल, सिद्धांत एवं नीति के संपादित अंश, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, भाग्य और पुरुषार्थ, निंदा रस, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर और ऐड हो जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में इसका काव्य है जो आपके सामने है, ठीक। कहानी वही रहती है सेम, बस 1-2 कहानी बढ़ जाती हैं, जैसे कि इसमें जो बढ़ गई है कर्म नासा की हार और खून का रिश्ता, ठीक है। पंचलाइट बहादुर लाठी, ये तीनों कहानी उसमें भी थी। और खंड काव्य सेम ही रहते हैं सभी में जैसे उसमें थे, ठीक। और उसके बाद में संस्कृत बिल्कुल सेम रहती है, 1-2 चैप्टर बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसमें बढ़ गया है नृपति दिलीप है और महर्षि व्यानंद है, ठीक है। और वुत्तमाक्य, ये जो शब्द ये 2-3 चैप्टर हैं इसमें ये ऐड हो जाता है। एक ये है ऋतुनम, तो ये 4 चैप्टर इसमें संस्कृत में ऐड हो गए हैं, बस। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता, है चेंजेस बस थोड़ा बहुत है। व्याकरण इसमें से संपूर्ण रूप से हटा दी जाती है, निबंध और पत्र बच जाते हैं, ठीक है। कहानी वही रहती है, खंड काव्य वही रहते हैं, गद्यांश पद्यांश वही रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी वही रहते हैं। ये हो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चेंजेस हो तो उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको 2025 की सिलेबस की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, तो भी तो पता चले, ठीक है ना। चले तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।